हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे गुर्जर प्रतिहार राजवंश, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था। पार्ट 2 में हम वत्सराज और नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, मिहिर भोज ये पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कितना कितना पढ़ा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। देवराज के बाद उनके पुत्र वत्सराज भूमिका देवी से उत्पन्न हुए थे और उज्जैन के शासक बने थे। कौन? देवराज के बाद उनका पुत्र वत्सराज बना था, जिसका शासनकाल 783 से 795 ईस्वी था। ओसिया और दौलतपुर अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उसने भंडी जाति को पराजित करके उनके राज्य पर अधिकार कर लिया था। ओसिया और दौलतपुर अभिलेखों से पता चलता है कि वत्सराज ने भंडी जाति को पराजित करके किस पर अधिकार कर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया था। इसके पश्चात उसने कन्नौज पर विजय प्राप्त की, किंतु कन्नौज पर अधिकार करने के लिए उन्हें पाल नरेश धर्मपाल से संघर्ष करना पड़ा। यह युद्ध प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शक्तियों के बीच हुए त्रिकोणीय संघर्ष का प्रारंभ था। इस समय कन्नौज पर इंद्रायुध शासन कर रहे थे और वत्सराज तथा धर्मपाल दोनों ही कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे। वत्सराज के बाद देवराज के बाद वत्सराज बना और उसने ओसिया और दौलतपुर के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि भंडी जाति को पराजित किया था और उन्हें पाल नरेश धर्मपाल से भी संघर्ष करना पड़ा था। और यह युद्ध प्रतिहार पाल और राष्ट्रकूट शक्तियों के बीच हुए त्रिकोणीय संघर्ष का प्रारंभ माना जाता है। इस समय कन्नौज पर इंद्रायुध, कन्नौज पर किसका शासक था? इंद्रायुध का। और वत्सराज तथा धर्मपाल दोनों ही कन्नौज पर अधिकार करना चाहते थे। राधनपुर लेख, भड़ोस ताम्रपत्र और पृथ्वीराज विजय के अनुसार इस संघर्ष में वत्सराज विजयी हुए थे, किंतु कुछ समय के बाद ही वत्सराज को राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव द्वितीय के आक्रमण का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में वत्सराज बुरी तरह पराजित हुए और उसने मरुस्थल में शरण लेनी पड़ी थी। ध्रुव ने इसी समय पाल नरेश धर्मपाल को भी पराजित किया और इसके पश्चात ध्रुव अपने राज्य लौट गए थे। कुछ समय बाद वत्सराज राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव द्वितीय के आक्रमण का सामना करना पड़ा और वत्सराज बुरी तरह से पराजित होकर मरुस्थल में शरण लेनी पड़ी थी। ध्रुव ने इसी तरह पाल नरेश धर्मपाल को भी पराजित कर दिया और वत्सराज को भी पराजित। इसके पश्चात ध्रुव अपने राज्य लौट गए थे। ध्रुव के लौटते ही वत्सराज की संकटापन्न स्थिति का लाभ उठाकर धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण, क्योंकि ये वत्सराज जो मरुस्थल में शरण ले ली थी तो ध्रुव दोनों को हरा करके चला गया था। तो इस स्थिति का लाभ उठाकर धर्मपाल था, उसने कन्नौज पर आक्रमण कर दिया। इंद्रायुध को हटाकर कन्नौज पर किसका अधिकार था? इंद्रायुध को हटाकर चक्रायुध को पुनः वहां का राजा बना दिया। किसने? धर्मपाल ने। इस पराजय से उज्जैन के प्रतिहारों का राज्य मध्य राजपूताना तक सीमित हो गया था और वत्सराज को ज्वालापुर या जाबालीपुर को अपनी राजधानी वत्सराज ने ज्वालापुर या ज्वाबालीपुर को अपनी राजधानी बनाना पड़ा। वत्सराज को गुर्जर प्रतिहार वंश की सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश की सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वत्सराज को। और कुवलयमाला के लेखक उद्योतन सूरी, कुवलयमाला की रचना कहाँ हुई थी? भीनमाल जालोर में हुई थी। वह हरिवंश पुराण के लेखक जीनसेन वत्सराज के ही समकालीन थे। वत्सराज के समकालीन लेखक कौन कौन से थे? एक तो जीनसेन और एक था उद्योतन सूरी। मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में इसे रणहस्तिन या रणहस्तिन कहा गया है। किसको कहा गया है? वत्सराज को। क्या कहा गया है? मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में से रणहस्तिन कहा गया है। वत्सराज शैव मतानुयायी था और इसने ओश या जोधपुर में एक तालाब का निर्माण करवाया और महावीर स्वामी को समर्पित एक जैन मंदिर, पश्चिम भारत का प्राचीनतम जैन मंदिर भी बनवाया था। अब देखते हैं नागभट्ट द्वितीय। वत्सराज की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज का पुत्र कौन था? नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार शासक बना और नागभट्ट को सर्वप्रथम राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय के हाथों पराजित होना। नागभट्ट जो था ये द्वितीय, इसे किसे राष्ट्रकूट शासक कौन था? गोविंद तृतीय, इसके हाथों पराजित होना पड़ा। और राष्ट्रकूटों से पराजित होने पर भी नागभट्ट निराश नहीं हुए। अवसर पाकर कुछ समय पश्चात उसने अपनी शक्ति को पुनः संगठित कर लिया। उचित अवसर देखकर कन्नौज के शासक को चक्रायुध पर 816 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। कन्नौज का शासक था, चक्रायुध पर आक्रमण किया और ग्वालियर अभिलेख से ज्ञात होता है कि नागभट्ट ने इस युद्ध में चक्रायुध को पराजित करके आयुध वंश को समाप्त कर दिया और इस विजय के पश्चात कन्नौज प्रतिहारों की नई राजधानी बन गई। कन्नौज किसके शासनकाल में बनी? ये नागभट्ट था, इसके काल में इसने
चक्रायुद्ध को पराजित कर दिया और कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। इसका दरबार भी नागावलोक का दरबार कहलाता था। ग्वालियर अभिलेख तथा प्रबंध कोश व खुमान रासो नामक साहित्यिक कृतियों से ज्ञात होता है कि नागभट्ट ने अपनी सामंत गोविंदराज चाहमान, गुवक प्रथम, खुमान, गोहिल आदि के सहयोग से पश्चिमी भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों को पराजित किया और गुवक प्रथम द्वारा पराजित सिंध का गवर्नर बेग वारिस था। निसंदेह नागभट्ट द्वितीय अपने वंश का बड़ा प्रतापी शासक था और तभी तो बुचकला अभिलेख 815 ईस्वी में उसे परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर कहा गया है। बुचकला अभिलेख में नागभट्ट द्वितीय को क्या कहा गया है? परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर कहा गया है। नागभट्ट द्वितीय पुष्कर के घाटों का निर्माण नागभट्ट द्वितीय ने करवाया था। अब देखते हैं रामभद्र, इसका कार्यकाल 833 से 836 यानी 3 वर्ष और चंद्र प्रभसूरी द्वारा रचित प्रभावक के चरित्र के अनुसार 833 ईस्वी में नागभट्ट द्वितीय ने गंगा नदी में जल समाधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। किसने त्यागे थे? रामभद्र ने। नागभट्ट द्वितीय के उपरांत उसका पुत्र रामभद्र कन्नौज की गद्दी पर बैठा। 3 वर्ष का अल्प शासन प्रतिहार शक्ति के ह्रास का कारण था। काल था। अब देखते हैं मिहिर भोज प्रथम 836 से 885। मिहिर भोज इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। यह रामभद्र का पुत्र था। इनकी माता का नाम अप्पा देवी था। मिहिर भोज किसका पुत्र था? रामभद्र का, जो जल समाधि रामभद्र ने ली थी। इसका प्रथम अभिलेख वराह अभिलेख है और जिसकी तिथि 893 विक्रमी संवत 836 विक्रमी संवत 893 विक्रमी संवत और 836 ईस्वी है। और इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध अभिलेख ग्वालियर प्रशस्ति है, जिससे इस वंश के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। इन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी स्थायी राजधानी कन्नौज को बनाया और कश्मीरी कवि कल्हण की राजधानी तरंगिणी से भी मिहिर भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश पड़ता है। एक कश्मीरी कवि कल्हण की तरंगिणी से भी मिहिर भोज की उपलब्धियों का जानकारी मिलती है। अरबियाती सुलेमान ने मिहिर भोज को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है, जिसने अरबों को रोक दिया था। ग्वालियर अभिलेख में इसकी उपाधि आदिवरा मिलती है और दौलतपुर अभिलेख में इसे प्रभास कहा गया है, परंतु इन्होंने अपनी मुद्राओं पर आदिवरा की उपाधि धारण उत्कीर्ण कराई थी। इसने अपनी मुद्राओं पर आदिवरा लिखवाया था और इन्हें प्रतिहार वंश की ही नहीं वरन प्राचीन भारतवर्ष का एक महान शासक माना जाता है। पालों व राष्ट्रकूटों से युद्ध। मिहिर भोज ने अपने समकालीन पाल नरेश देवपाल से संघर्ष करना पड़ा था। किसने? ये मिहिर भोज था। उसका समकालीन पाल राष्ट्रकूट शासक पाल नरेश देवपाल से संघर्ष करना पड़ा था, किंतु इस संघर्ष के परिणामों के संबंध में पाल और प्रतिहार साक्ष्यों के परस्पर विरोधी वृत्तांत मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि संभवतः मिहिर भोज के समय में पालों और प्रतिहारों के मध्य दीर्घकालीन संघर्ष चलता रहा, जिसमें कभी एक पक्ष को तो कभी दूसरे पक्ष को सफलता मिलती रही। मिहिर भोज को भी अपनी समकालीन राष्ट्रकूट नरेशों अमोघ वर्ष और उनके उत्तराधिकारी कृष्ण द्वितीय से भी संघर्ष करना पड़ा था। इस संघर्ष के आरंभ में तो उन्हें सफलता मिली, किंतु बगुआ अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसके बाद राष्ट्रकूटों की गुजरात शाखा के सामंत ध्रुव द्वितीय ने मिहिर भोज को पराजित कर दिया और मिहिर भोज इसी समय कलचुरी नरेश के हाथों भी पराजय का सामना करना पड़ा था। इस पराजय के कुछ समय बाद मिहिर भोज ने राष्ट्रकूटों पर पुनः आक्रमण किया, किंतु इस संघर्ष का कोई स्थायी परिणाम प्राप्त नहीं होता और कभी प्रतिहार तो कभी राष्ट्रकूट विजयी करते रहे हैं। मिहिर भोज राष्ट्रकूटों को तो स्थायी रूप से पराजित नहीं कर सके, किंतु उन्होंने कालिंजर शासक जयसिंह चंदेल और मंडोर के शासक बाउक, कलचुरी के शासक गुणाम बोधिदेव और गुहिल शासक हर्षराज आदि को अपनी सत्ता स्वीकार करने को बाध्य किया। इनकी विजय के संदर्भ में कहा जाता है कि 1 मिनट बच्चों, फोन आ रहा है। हेलो, आई। हाँ, तो बच्चों के बीच में फ़ोन आ गया था, उसके लिए क्षमा कर दें। मिहिर भोज राष्ट्रकूटों को तो स्थायी रूप से पराजित नहीं कर सके, किंतु उन्हें कालिंजर शक्ति जयशक्ति चंदेल, मंडोर शासक बाहु, कलचुरी शासक गुणाम बोधि देव, गुहिल शासक हर्षराज आदि को अपनी सत्ता स्वीकार करने को बाध्य किया। इनकी विजय के संदर्भ में कहा जाता है कि अगस्त्य ऋषि ने तो केवल विंध्य भूव्रत पहाड़ के विस्तार को ही रोका था, किंतु भोज ने तो अनेक नरेशों पर आक्रमण कर शासन किया और इस प्रकार अगस्त्य ऋषि से भी वैदिक चमका। स्कंद पुराण के अनुसार मिहिर भोज ने तीर्थ यात्रा करने के लिए जो राज्य भार अपने पुत्र महेंद्रपाल को सौंपकर सिंहासन त्याग दिया था और 851 ईस्वी में सुलेमान नामक एक अरब यात्री ने मिहिर भोज के संबंध में एक विवरण प्रस्तुत किया। वह उसे जुर्ज या गुज्जर नरेश कहता है। सुलेमान मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु बताता है और उसने साम्राज्य की प्रशंसा भी करता है।
उसके कथनानुसार मिहिर भोज के राज्य में सोने चांदी की बहुत सी खानें थी। उनका राज्य चोरी डकैती से मुक्त था। ये किसने कहा था? सुलेमान ने। अरब यात्री था और वो अपने साम्राज्य के विभिन्न भागों की रक्षा के लिए उसने योग्य सामंतों को नियुक्त किया। इसमें गुण बोधि देव, हर्षराज, कक्कुक और बाऊ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अगले वीडियो में बच्चों महेंद्रपाल वगैरह, ये शासक महिपाल और भोजदित्य, ये शासक पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो बच्चों लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आपके कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं और आपका कीमती समय इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।